कम्युनिकेशंस लास्ट क्लास में हम लोग कर लिए थे ना, कंप्लीट कर लिए थे सारे। यस सर। वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए किन किन बातों का जरूरी होना, वो लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे। अभी आज हम जो बात करेंगे क्लास में, कम्युनिकेशंस। और हमने देखा था कम्युनिकेशंस मीन्स एक्सेप्टेंस का या ऑफर का कम्युनिकेशंस होना चाहिए। तो आज जो स्पेसिफिक टॉपिक है हम लोग का कम्युनिकेशंस पे, और एक हम लोग का सिलेबस भी पढ़ना है, कोरस्पोंडेंस, जहां पे कम्युनिकेशंस की बात होती है। तो कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 10 को याद कीजिए, सेक्शन 10 में लिखा हुआ था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए वन पॉइंट था एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में एक प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी था। ऑफर होना चाहिए एंड एक्सेप्टेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। कम्युनिकेशन के साथ साथ एक वर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मात्र होने से नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स जिसको कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसके पास वह कम्युनिकेशन, वह बात पहुंच पा रहा है। तो कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वह जब हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जो इफेक्टिव कई सारी एंगल्स है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस मींस कम्युनिकेशंस को, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए कम्युनिकेशंस प्रॉपर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस होना चाहिए जिससे इन फ्यूचर्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज ना रह जाए। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस का होना जरूरी है। अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, ऑफर आता है या एक्सेप्टेंस आता है, वह फेस टू फेस भी हो सकता है। जैसे लास्ट क्लास के एग्जांपल को हम लोग ले सकते हैं, अनुराग ने हिमांशु को प्रपोज किया, ऑफर दिया, फेस टू फेस दिया, क्लास में बैठ के दिया। तो यहाँ पे सवाल कम्युनिकेशंस का नहीं उठता है। हिमांशु या यस सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, हम थोड़ा चले गए थे, नेट कट गया था। ओके, नो इशू। अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, और कम्युनिकेशंस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशंस होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशंस इफेक्टिव एंड प्रॉपर होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्यूचर्स क्रिएट नहीं होगा। अब एग्जांपल पे आते हैं। अब कम्युनिकेशन जो हो रहा है या तो फेस टू फेस हो सकता है या बाय पोस्ट हो सकता है। जब हम कम्युनिकेशंस मींस ऑफर या एक्सेप्टेंस या दोनों फेस टू फेस हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर ऑफर फेस टू फेस है तो एक्सेप्टेंस भी फेस टू फेस ही होगा। तो लास्ट क्लास का एग्जांपल था हम लोगों का अनुराग एंड हिमांशु। अनुराग ने प्रपोज किया था हिमांशु को, दोनों सामने सामने बैठा था बेंच पे क्लासरूम में। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन से राइज नहीं होगा। बिल्कुल बात है, ऑफर अगर अनुराग ने दिया है तो हिमांशु ने भी सुना है। अब हिमांशु या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, दैट इज ए सेपरेट इश्यूज, बट कम्युनिकेशंस कंप्लीट यहाँ पे फेस टू फेस हो रहा है। और ऐसे कम्युनिकेशंस जब फेस टू फेस होता है तो इसको बोलते हैं इंस्टेनियस। मतलब इंस्टेनियस करने का मतलब ऑफर आया एंड एक्सेप्टेंस जो भी होना है, या हम एक्सेप्टेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यहाँ पे फेस टू फेस है तो इंस्टेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है। इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस केस में रिवोकेशन डजंट एराइज क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर मेड इंस्टेंटली। अब कहता है, आगे बढ़ता है, फेस टू फेस वाले में कोई डिफिकल्टी जी नहीं है। तो डिफिकल्टी कहां होती है सर? डिफिकल्टी जब होती है जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होते हैं, आप मुजफ्फरपुर में हैं और आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो दिल्ली में बैठा है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो इस केस में हम यूटिलाइज करते हैं सर्विस। इस चीज का सर्विस यूटिलाइज करेंगे या तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, या टेलीफोन के द्वारा, या ईमेल के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशंस करेंगे। अभी सिंपल सी बात देखिए ना, अभी हम क्लास कंडक्ट कर रहे थे और कम्युनिकेशंस हो रहा था, और एक बच्चे हिमांशु ने कहा सर हम नहीं सुन पाए।
तो मेरा जो कम्युनिकेशन था कंप्लीट वहां नहीं पहुंच पाया था। ऐसी समस्याएं होती है जब हम डिस्टेंट लोकेशंस पे होते हैं, हम ऑफरर एंड एक्सेप्टर इज नॉट एट द सेम प्लेस, फेस टू फेस नहीं हो रहा है, दोनों एट अ डिफरेंट प्लेस। तो हम कम्युनिकेशंस या तो ईमेल के द्वारा करेंगे, टेलीफोन के द्वारा करेंगे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा करेंगे। अब देखिए जो लॉ लिखा हुआ है, एक जमाने में लिखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उस समय में पोस्ट ऑफिस टेलीफोन ही था। आज के डेट में तो कम्युनिकेशंस का बहुत सारा मोड हो गया, इंस्टाग्राम हो गया है यार, फेसबुक हो गया है यार, मैसेंजर हो गया है, जूम हो गया है, एंड हैंगआउट है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभी आज के डेट में जितने भी कंपनी के साथ हम लोग टेंडर आता है तो ऑनलाइन टेंडर आता है, या एग्जाम फॉर्म फिलअप यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में तो वही फॉर्म फिलअप होता है, ऑनलाइन होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग बिंदु पे डिस्टेंस, जब हम कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं और दोनों जने ऑफरर एंड एक्सेप्टर इज नॉट एट द सेम प्लेस और कम्युनिकेशंस किसी अदर मोड से हो रहा है, तो इस केस में हमको ईच एंड एवरी पॉइंट को जानेगा। जब पोस्ट ऑफिस के द्वारा होगा तो कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशंस, जब टेलीफोन के द्वारा होगा तो कब कंप्लीट होगा। और इस कम्युनिकेशंस में टाइम एलिमेंट बहुत बड़ी बात होती है। एक when the offer and acceptance is complete, टाइम को ऑलवेज कीप इन माइंड रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं ना कम्युनिकेशंस को, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब सेक्शन जो 4 है, सेक्शन 4, सेक्शन 10 बात करता था इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर। वो द कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the persons to whom it is made। एनी स्टूडेंट्स इसकी मीनिंग मेरे को बता पाएंगे आप लोग? ये जो लाइन कह रही है the communications of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। Yes, tell me। कम्युनिकेशन ऑफर का तभी कंप्लीट होगा जब वो ऑफरी को पता होना चाहिए और वो हमसे ऑफर के बारे में, और वो हमसे उस बात पे कम्युनिकेट करे, रिस्पांस करे, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। नहीं, वन पार्ट में देखेंगे, यहाँ पे बात हो रहा है रेस्पॉन्ड छोड़ दीजिए, ऑफर ही रेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है दैट इज सेपरेट इशू। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओनली यही कितना पूछ रहा है, कितना जवाब देना है, उसको ध्यान रखना है। लॉ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है, टॉपिक है ऑफर, ऑफर के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, ऑफर के बारे में बात कर रहा है। ऑल्दो ऑफर में बोथ पार्टी आर इन्वॉल्व, ऑफरर, प्रपोजर एंड ऑफरी, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑफरर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। मींस ऑफर किसको मेड किया जा रहा है? ऑफरी को। सेक्शन 4 इतना ही अभी कर रहे हैं जो ऑफरी को मालूम हो जाना चाहिए, नॉलेज में हो जाना चाहिए। आपने जो ऑफर दिया वह ऑफरी को मालूम होना चाहिए। जैसे पहला वाला केस हम अनुराग और हिमांशु के बारे में ही बात करते हैं। अनुराग ने ऑफर दिया हिमांशु को और हिमांशु को मालूम चल गया, फेस टू फेस हो रहा था ना, जो भाई मेरे को ऑफर आया है, किसके तरफ से आया है? अनुराग की तरफ से आया है। अब नेक्स्ट बात जो आती है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम लोग। अनुराग की बात करते हैं, जहां पे अनुराग अगर प्रपोजल करता है हिमांशु को, सेम अभी हम लोग बात कर रहे थे फेस टू फेस की बात कर रहे थे, प्रपोजल दिया था अनुराग ने हिमांशु को, बट यहाँ पे जो अनुराग प्रपोजल दे रहा है हिमांशु को बाय पोस्ट, यहाँ पे घर बिक्री की बात की जा रही है। अनुराग प्रपोजल दिया हिमांशु को बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर 5 लाख।
and the letter containing the offer is posted on 10th March. अब सवाल उठता है ये जो ऑफर है कब कंप्लीट माना जाएगा, 10th मार्च को माना जाएगा या जिस डेट को लेटर रीच करता है उस डेट को माना जाएगा। एंड लेटर जो रीच करता है हिमांशु को ऑन 12th मार्च। इस केस में द ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12th मार्च व्हेन वी रिसीव्ड द लेटर। तो यहां पे क्लियर हो पाए होंगे आप लोग, जो ऑफर किस डेट को दिया जा रहा है दैट डजंट मैटर व्हेन इट्स, क्योंकि यहां पे बोला था कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड। तो यहां पे अनुराग ने ऑफर दिया 10th मार्च, बट ये ऑफर का नॉलेज हिमांशु को कब हुआ, 12th मार्च को, जब रिसीव्ड उसने लेटर किया। अब सवाल उठता है क्या लेटर रिसीव करने मात्र से ही ऑफर का कंप्लीट हो जाता है? नहीं, उसे एक और भी आगे बात आती है, वह उसको रीड भी करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगी। तो यहां पे कहने का, जब अगर कोई कम्युनिकेशंस की जाती है प्रपोजल का मेड बाय पोस्ट, इट विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर कंटेनिंग द प्रपोजल रीचेज द पर्संस टू हुम इट इज मेड। यहां पर रीच करना चाहिए, और रीच होगा तभी तो कम्स टू द नॉलेज आएगा। एक आगे बात है, रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट। अब लेटर रिसीव किया, उसके फैमिली वाले ने रिसीव किया और हिमांशु ने उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो रिसीव होना चाहिए, रीड होना चाहिए। तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में हम बोलते हैं 3R। 3R मतलब रीच होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रीड होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए और रीड होना चाहिए। हाँ, प्लस रीड होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे, 3R को याद रखेंगे। मतलब रीच, रिसीव, मतलब रीच कर गया, उसके घर पे रीच कर गया, बट उसने अभी तक रिसीव नहीं किया है, हिमांशु को वह लेटर मिला ही नहीं है, तो वह रिसीव कर ले, उसके वो मिल जाए। और लेकर लेटर को लेकर ड्रॉयर में डाल दिया है, नहीं भाई, रिसीव कर लिया नहीं, ड्रॉयर में डालने से नहीं, उसको रीडिंग भी देनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी ऑफर का जो कम्युनिकेशन है कंप्लीट माना जाए। क्लियर? तो इसमें सिंपली कहा है, अगर 12th मार्च को रिसीव हुआ बट वो रीड करता है 15th मार्च को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़ी गौर से सुनिएगा, समझिएगा। एंड 15th मार्च को रीड करता है, तो इस केस में माना जाएगा ऑफर इज कम्युनिकेटेड एंड 15th मार्च, नॉट एंड 12th मार्च। क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। अभी जस्ट आपको एग्जाम का हम क्वेश्चन को शेयर करेंगे तो बताएंगे जो हमने जो जिस एरिया में फोकस किया है और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, अभी लास्ट ईयर का मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद। तो अभी तक हम लोग बच्चे बात कर रहे थे कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस, मींस ऑफर का कम्युनिकेशन हुआ तो अब एक्सेप्टेंस का भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी तो एग्रीमेंट होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस, तो इसमें हम लोग देखते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा जो कम्युनिकेशंस कब कंप्लीट हुआ, फेस टू फेस है या बाय पोस्ट है या टेलीफोन है, टेलीग्राम है, ईमेल है। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 4 में बात कर रहे थे कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर का कंप्लीट होने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 3 बात करता है टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस 2 मोड्स है, बाय एन एक्ट, बाय ओमिशंस। बाय एन एक्ट का मतलब समझते हैं सर? कोई एक्सप्रेशन बाय कार्य, मतलब आप कोई एक्टिविटीज की तरह, सपोज अनुराग ने हिमांशु को ऑफर दिया, अब हिमांशु ने उसको रिएक्ट किया बाय व्हाट्सएप या ईमेल या किसी मोड से या टेलीफोन मोड से उसको कम्युनिकेट किया, तो बाय एन एक्ट हो गया। दूसरा हो सकता है बाय ओमिशंस। ओमिशंस मतलब उन चीजों को ना करना। बाय ओमिशंस
intending thereby to communicate to the other or which has the effect of communicating it to the other. अगर सिंपल सी बात है, किसी ने किसी को ऑफर दिया और सामने वाला कोई जवाब नहीं देता है, तो क्या मानेंगे आप? एक्सेप्टेंस मानेंगे या रिवोकेशन मानेंगे? ऑफर को आपने, अगर आप किसी को कुछ ऑफर देते हैं और ऑफरी आपको कम्युनिकेट नहीं करता है बाय ओमिशंस, मींस तो आप क्या मानेंगे? इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे या नॉन एक्सेप्टेंस मानेंगे? क्लियर? नॉन एक्सेप्टेंस हुआ, बिल्कुल सही। अब कम्युनिकेशन बाय एक्ट सर कैसे हो सकता है? मोड में बात करें कम्युनिकेशन बाय एक्ट, तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, एक्ट का कहने का मतलब होता है या तो रिटन या ओरल। अगर रिटन की हम बात कर रहे हैं तो हम लेटर भेजेंगे। मैंने प्यार किया मूवी देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। नो सर। अच्छा नहीं देखे, देख लीजिएगा। उसमें लेटर कैसे खत भेजा गया है? कौन लेके गया है खत? कबूतर। कबूतर। हमारे यहाँ बहुत सारा कबूतर है यहाँ पे। तो कबूतर खत, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक कबूतर को उड़ने की शक्ति होती है, कैपेसिटी होता है उसको। तो लेटर, टेलीग्राम। टेलीग्राम जानते हैं क्या होता है? और किसी ने टेलीग्राम को यूज किया है क्या? नहीं यूज किया। नहीं यूज किया। और जानते हैं टेलीग्राम होता क्या है? यस सर, लेटर टाइप का ही होता है, लेकिन थोड़ा फास्ट जाता है और अच्छा। फॉरवर्ड का उसका पैसा लगता है। ओके, फॉरवर्ड। एक कहां से किया जाता है? और शायद पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट शायद। ऑफिस। बिल्कुल सही है बच्चा। क्या आज के डेट में टेलीग्राम फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं पता नहीं सर, कभी सेंड करके देखे नहीं आज तक, इसलिए पता नहीं। अच्छा नहीं, देखिए यह सुविधाएं फास्ट, जब हम बात कर रहे हैं 2002 के दशक, उसके बाद इंटरनेट की फैसिलिटी, मोबाइल की टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, पेजर की फैसिलिटी आई, तो मैंने लाइफ में एक बार टेलीग्राम किया है। पोस्ट ऑफिस से होता है टेलीग्राम, और वह टेलीग्राम मैंने किया था। मुझे मैसेज मिला था, जो मेरी नानी का देहांत हो गया था, और यह मैसेज मुझे मौसा जी को देना था। दैट टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2000 या 1999 की बात होगी। तो दैट टाइम टेलीफोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, अगर था भी तो नंबर नहीं हुआ करता था, या लैंडलाइन कनेक्शंस होते थे, तो आप कॉल कर रहे हो, कॉल आउटगोइंग मतलब जाता ही नहीं था, या तो रास्ते में तार की प्रॉब्लम है या किसी तरह का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। तो टेलीग्राम, वह बच्चे ने सही कहा, ऋतिक ने बिल्कुल सही कहा है, जो वर्ड बाय वर्ड मैसेज होता है, उस समय में मुझे टेलीग्राम, मैंने 10 या 15 लेटर किया था, 50 रुपीज टेलीग्राम के लगे थे, थिंक। और उसका टेलीफोन के माध्यम से ही वो जाता है बाय पोस्ट, वो उस पिन कोड पे, और वो क्या होता है, तो वहां प्रिंट निकलता है, और जो डाकिया होता है उस प्रिंट को जो रेस्पेक्टिव एड्रेस होता है वहां पे इमीडिएट कम्युनिकेट करता है। तो फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन था, 24 आवर्स या सेम डे में कम्युनिकेशन होता था। बट अभी तो हमारे पास इतने फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, तो टेलीग्राम धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अब मैं दूसरे सर्विस की बात करता हूं, फैक्स की बात करता हूं। फैक्स के बारे में जानते हैं बच्चे, क्या होता है और कैसे होते हैं? सर ये भी सर प्रिंटर की तरह होता है, जो यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं तो वहां पे निकल जाता है दूर जी। प्रिंटर, पहले फैक्स भी क्या होता था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, स्कैनिंग, मतलब वो मशीन होती थी, फैक्स की मशीन होती थी, टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था, और हम पेपर डालते थे यहाँ से। मान लीजिए कोई भी चीजों को, अगर एक पेज डाला मैंने, तो रेस्पेक्टिव और टेलीफोन नंबर होता था, फैक्स का नंबर होता था, टेलीफोन नंबर जैसे ही होता है, और जैसे ही आपने उस नंबर को प्रेस किया, तो उस सामने वाले का, वो इंडियन हो सकता है, इंडिया के बाहर हो सकता है, वह सेम पेज, वह डॉक्यूमेंट जो है सो उसके मशीन में प्रिंट होके निकल जाता था। तो फैक्स, तो आज के डेट में मैं ये भी बता दूं, जो ऑफिशियल फैक्स जो है सो बिल्कुल ही अब बंद हो गए हैं, विलुप्त हो गया है। भी क्यों हो गया सर?
सर आज आप व्हाट्सएप कितने भी 50 पेज का भी हो तो व्हाट्सएप पे एकदम चट चट स्कैन मारते हैं और सेंड मारते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, और कॉस्ट भी है तो बहुत मामूली है। ईमेल भी इतना प्रचलित हो गया, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट से या बहुत सारे ऐसे ऐप है जहां से आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। तो जो आपका टेलीग्राम था वह मैसेज सेंड करने के लिए था, एंड फैक्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए हम लोग फैक्स को यूज करते थे। यह मैं इसलिए बताया जो कम्युनिकेशन मोड को समझने के लिए। तो टेलीग्राम, लेटर्स, फैक्सेस, ईमेल और एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है। इसका कोई एग्जांपल देगा मेरे को? अभी कम्युनिकेशंस में एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी कम्युनिकेशंस होता है, यानी कोई केस लॉ का नाम बोल के जल्दी से मेरे को बता दे। कार्लिल वाला केस लॉ, वो एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल सही, वहां पे ऑफर हुआ था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ऐसे ही क्यों आंसर सही मेरे को? तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा भी ऑफर दी जाती है। ये था रिटन वर्ड्स था। अब ओरल वर्ड्स, आप टेलीफोन कोई किसी को लगाया, अब अनुराग ने ही वहां पे सोचा यार क्या ईमेल करे, क्या फैक्स करे, क्या व्हाट्सएप करे। व्हाट्सएप कब देखेगा हिमांशु कोई पता नहीं, तो अपने प्यार का इजहार जो है सो इमीडिएट फोन पे टेलीफोन पे करता है, कॉल करता है, लगाता है और बोलता है जो भी बोलना है अनुराग को। क्या बोलोगे अनुराग जब मान लो तुमको अगर हिमांशु को प्रपोज करोगे तो? अनुराग यस सर, क्या बोलेंगे? जैसे कि बोलेंगे कैसे प्रपोज करोगे उसको? टेलीफोन से? टेलीफोन से कि विल यू बी मैरिड विथ मी, और ओके अच्छा ठीक है, चलो गुड। तो इन्होंने टेलीफोन मैसेज कॉल करके छोड़ा, तो ये ओरल मैसेज था। तो कम्युनिकेशंस वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे ये सारे पॉजिटिव एक्ट्स थे। और साइंस सो दैट अदर पर्संस अंडरस्टैंड व्हाट द पर्संस एक्टिंग और मेकिंग साइंस मींस टू स्टे और कन्वे। मींस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वर्ड के द्वारा, रिटिन या ओरल, एकदम क्लियरली बातें रखी जा रही थी। अब ओमिशंस टू डू समथिंग, अभी जस्ट फॉरबियरेंस करना मतलब आप उन चीजों को नहीं करते ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। तो इस केस में अगर साइलेंस है वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशंस बाय ओमिशंस। तो यहां पे आप कोई जवाब नहीं देते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे देखते हैं। अनुराग ऑफर करता है हिमांशु को 50,000 में अनुराग offers rupees 50,000 to Himanshu if he doesn't arrive before the court of law। कोई दोनों के आपस में मुकदमाबाजी चल रहा होगा, तो अनुराग ऑफर करता है हिमांशु को जो वह if he doesn't arrive at the court before the court of law as an evidence to the case, और B जो है सो doesn't arrive on the date of hearing to the court। तो here omissions of doing an act amount to acceptance। बात समझ में आ गई होगी ना? देखिए अनुराग ने ऑफर किया हिमांशु को जो हम 50,000 रुपीज देंगे अगर तुम कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस विटनेस तुम नहीं पहुंचते हो ऑन द डेट ऑफ हियरिंग टू द कोर्ट। तो ओमिशंस एंड एक्ट्स माना जाएगा एक्सेप्टेंस। अब एक सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है? एक फॉर द नॉलेज आपको बता देते हैं। देखिए विटनेस, अगर विटनेस अगर को समन किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर वह सर्टेन डेट को नहीं पहुंचता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, जो डिपेंड करता है कौन सा मैटर्स था। तो वंस विटनेस आप बन जाते हैं किसी भी केस में, किसी भी पुलिस डायरी में, तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस, लीगल ऑब्लिगेशंस है, आपको उस दिन प्रेजेंट होना है। अनलेस एंड अनटिल आपका कोर्ट, आपका जो लॉयर है, एडवोकेट है, वो किसी बार कारण बस उस डेट मतलब बोलता है जो मेरा मुवक्किल जो है सो की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नेक्स्ट डेट दिया जाए, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू रीच टू द कोर्ट। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने समझा कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय एन एक्ट
और बाय ओमिशंस। बाय एक्ट हो सकता है, ओरल हो सकता है, या रिटन हो सकता है। अब कंडक्ट के बारे में बात करते हैं। कंडक्ट का मतलब समझते हैं बच्चों? बिहेवियर। हाँ, बिहेवियर। कंडक्ट करने का मतलब हम अपने किसी न किसी एक्टिविटीज के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा सामने वाले को यह महसूस करा देते हैं। अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय ए सेलर टू ए विलिंग बायर, तो एक कम्युनिकेशंस बाय कंडक्ट है। सपोज आप किसी को अमेजन पे ऑर्डर करते हैं, तो यहां पे और अमेजन आपको सप्लाई कर देता है गुड्स, तो बाय कंडक्ट है। एक वन एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स, हम लोग बस में चढ़ते हैं, पब्लिक बस में चढ़ते हैं ना, हाँ, यस। यस पब्लिक यस। बस में चढ़ते हैं, और आप कहीं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो सरकार के द्वारा वो पब्लिक बसें चलाई जाती है। एंड आप जैसे ही वंस यू बोर्ड दी पब्लिक बस, तो पब्लिक बस जो चल रही है, ये क्या एक ऑफर है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा ऑफर है। एनीवन अगर उसमें सवार हो जाता है तो एक्सेप्टेंस कर रहा है, अगर वो टिकट ले लेता है तो दैट इज एक्सेप्टेंस ऑन देयर पार्ट। एंड सो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशंस टू, वो डेस्टिनेशन जो है सो कंसर्न डेस्टिनेशंस पे उसको पहुंचाने का काम हो जाता है ट्रांसपोर्ट कंपनी। दूसरा, कभी आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं, जी यस सर। सर। तो वहां पे वेइंग मशीन होता है। वेइंग मशीन समझते हैं? वेट करने की मशीन होती है, हम लोग बच्चे में खूब करते थे। यस। मतलब एक खिलौना समझते थे इसको। 1 रुपए का कॉइन होता था, अभी तो शायद 5 रुपए का कॉइन होता है या 5 रुपीज का कॉइन होता है। दैट टाइम 1 रुपीज कॉइन इंसर्ट करना होता था। हम लोग पापा को बहुत जिद करके वो उस पर चढ़ते थे, वेट करते थे, और एक साउंड म्यूजिक भी आता था, लाल वाल जलता रहता था। तो अब क्या है ये, अब जो रेलवे स्टेशन पे या कहीं भी किसी भी सरकारी प्लेस पे यह जो वेइंग मशीन रखा हुआ है, यह दिस इज एंड ऑफ, और हम जैसे ही उस पर चढ़ के क्वाइन डाल के तो हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं बाई कंडक्ट। बात समझ में आ रही है ना? कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है। पब्लिक बस में या वेइंग मशीन पे हम पब्लिक बस में टिकट ले लेते हैं, बस में चढ़ जाते हैं, या वेइंग मशीन पे हम चढ़ के क्वाइन इंसर्ट करते हैं, तो क्या है? कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर? यस सर। यस सर। वही बातें लिखी हुई है। अब वेंडिंग कंपनी, वेंडिंग कंपनी समझते हैं? नहीं। नो सर। वेंडिंग कंपनी यहाँ पे वेइंग मशीन वाले के लिए यूज हुआ है। वेइंग मशीन केप्ट बाय कोई न कोई कंपनी तो वहां पे इंस्टॉल किया होगा। और भी आगे बढ़ाते हैं। आज के डेट में फॉरेन कंट्री में तो बहुत चलता है, बट इंडिया में आपका जैसे मिल्क है, मिल्क बूथ होते हैं, अपने यहाँ है अवेलेबल कि नहीं, बट हम 2005-6 में हमने यूज किया था। मदर डेयरी हुआ करता था कोलकाता में, मदर डेयरी की बड़े बड़े उसकी बूथ होती थी। तो वहां पे दूध जो है सो क्वाइन के द्वारा, मतलब क्वाइन लेना होता था, और 500 ग्राम 500 ग्राम करके एक बार एक क्वाइन का वैल्यू 500 ग्राम होता था। वो काउंटर से क्वाइन लेना होता था, और आप डालो, जितने क्वाइन डालोगे उतने उसमें से मिल्क निकलते थे। तो वो भी वेंडिंग मशीन है। बहुत सारे फॉरेन कंट्री में क्या है, मशीन के द्वारा मतलब शू पॉलिश होता है। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो, पैसे निकालते हो, तो दिस इज ऑल्सो ए कंडक्ट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो जो भी एटीएम के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप पैसा निकाल रहे हो तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस। तो अगर क्रेडिट कार्ड से निकाल रहे हो तो पे करने के लिए। तो ऐसे एक जो किताबें लिखी थी दैट टाइम, हम जब लोग बच्चे थे बस में चढ़ते थे, वेइंग मशीन करते थे। बट आज के डेट में एटीएम, एटीएम जैसे आ गए हैं, चीजें आ गई है, बहुत सारे वेंडिंग के द्वारा आप मिल्क मिलते हैं। तो
तो अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे फिर से एक बात आ रही है, द अदर इशू इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशंस और कंडक्ट। तो हम लोगों ने एक्ट के बारे में बात किया, ओमिशन के बारे में भी बात किया, कंडक्ट के बारे में बात किया। तो ये जो कंडक्ट जो होता है ना, इनडायरेक्ट एफर्ट्स मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेट, डायरेक्टली बात नहीं कहता है, इनडायरेक्ट वे में जब बात की जाती है ना तो वो कंडक्ट कहा जाता है। कंडक्ट के द्वारा तो एक्सेप्टेंस हो सकता है या नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन से नहीं होता है तो देयर इज नो कम्युनिकेशन, तो उस केस में क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक सिंपल सी बात है, एक मैं पूरा उस केस में आता हूं, अनुराग एंड हिमांशु में। अनुराग ने प्रपोज किया हिमांशु को, और हिमांशु ने अपने मन में क्या ओके, हिमांशु का इरादा है जो अनुराग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, बट वो किसी कारण बस उसके मन में कोई भी और भी बातें चल रहा होगा, जो भी है वह इस बात को कम्युनिकेट नहीं करता है। तो क्या कम्युनिकेशन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नो, नहीं। मेरे मेंटल यूनिलेटरल एसेंट इन वन माइंड वुड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन। आपकी इच्छा है बट आपने अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया। तो जो प्यार होते हैं ना, उसमें इच्छा जाहिर करना पड़ता है यार, नहीं जाहिर करोगे कम्युनिकेशन नहीं होएगा, तो रिमेन अनकम्युनिकेटेड कहा जाएगा। अगर नो कम्युनिकेशंस तो नो कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यस 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 अभी हम वन पार्ट को कंप्लीट किए, कम्युनिकेशंस पार्ट को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। ऑफर का कम्युनिकेशंस एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशंस कैसे किया जा सकता है। अब वह कंप्लीट कब होता है? अभी तो हम सिंपल बात कर रहे थे कैसे कम्युनिकेशंस करेंगे, अभी हम लोग मोड के बारे में बात कर रहे थे, कम्युनिकेशंस कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इफेक्टिव एंड प्रॉपर। बट नाउ हम जो बात करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस को कंप्लीट कब माना जाए। सेक्शन 4 की थोड़ी सी बातें की थी, हमने कहा था व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन्स टू होम द ऑफर इज मेड। अब थोड़ा सा एक एडवांस लेवल यहां पे जा रहा है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब ऑफरर के अगेंस्ट में कब बातें जाएगी। देखिए अब यहां पे ऐसा क्यों पढ़ना पड़ रहा है ये बताते हैं। जो ऑफर आया और एक्सेप्टेंस हुआ, आप रिवोक कब तक कर सकते हैं। मान लीजिए हिमांशु, अनुराग ने यहां पे ऑफर दिया था हिमांशु को, तो जब तक हिमांशु एक्सेप्टेंस नहीं कर ले तब तक अनुराग के पास राइट है उसको रिवोक करने का, जो ऑफर दिया उसको वापस लेने का। बोले नो 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 सॉरी, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड। लेकिन जब हिमांशु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो क्या अब अनुराग उसको रिवोक कर सकता है? अगर रिवोक करता है तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अब एक एग्जांपल को ले लेते हैं, उस पर फिर आगे बात कर लेंगे। सेम एग्जांपल अनुराग एंड हिमांशु का है, कम्युनिकेशंस हुआ है। अनुराग ने पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, अनुराग ने बाय पोस्ट उसको या ईमेल कर दिया है। अब जब ईमेल कर दिया है तो अनुराग अब वापस नहीं ले सकता है। When it is put in the course of transmissions to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. समझिएगा, अनुराग ने कम्युनिकेशंस किया हिमांशु को, और हिमांशु ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके अपना जो बात था उसने बाय पोस्ट लगा दिया या ईमेल कर दिया। अब एक्सेप्टर भी उसको विथड्रॉ नहीं कर सकता है। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, इस केस में इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ही हो गया टू बी हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विथड्रॉ द सेम। अब एक्सेप्टर के भी आउट ऑफ पावर हो गया, क्योंकि जैसे ही अगर हिमांशु ने उस चीज को कम्युनिकेट कर दिया है तो अब हिमांशु भी वापस नहीं ले सकता है। तो यहां पे कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो गया एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब क्या है यहां पे देखिए, हिमांशु ने उस मैटर को जो भी एक्सेप्टेंस था बाय पोस्ट के द्वारा भेज दिया है, बट अभी अनुराग को नहीं मिला है। तो जब तक अनुराग को रीच नहीं होता है तब तक हिमांशु उसको रिवोक कर सकता है, उसको वापस ले सकता है।
एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा जब कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। बात समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला है, इसको समझिएगा ध्यान से। एज अगेंस्ट द प्रपोजर मतलब प्रपोजर के अगेंस्ट में चला गया क्या? कब? मतलब अब उसके हाथ में नहीं है उस चीज को वापस लेने का। जब ऑफरी जो है सो अपना कम्युनिकेशंस एक्सेप्टेंस का डिस्पैच कर दिया है, अब वह वापस नहीं ले सकता एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब वह बैटर चला जाता है, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। क्लियर? ये डाउट है? मुझे लग रहा है कुछ डाउट रह गया क्या? यस सर, सर एक बार फिर से इस शब्द से आगे जब एग्जाम्पल पे जाएंगे ना, नीचे थोड़ा उतरते हैं, ठीक है? ये ट्विस्टिंग चीजें हैं, मुझे पता है। एग्जाम्पल पे जाएंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपकी किताब का एग्जाम्पल आएगा, क्लियर होगा, ठीक है? देखिए, जब फेस टू फेस होता है तो ये सब बातें नहीं आती है। इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जनरली यह जो बातें आएगी, या तो मैसेज फैक्स के द्वारा हुआ है, टेलीग्राम हुआ है, या ईमेल हुआ है। तो यहां पे बाय पोस्ट, क्योंकि जिस समय में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जमाने में बाय पोस्ट बहुत ज्यादा फेमस था, दैट टाइम पोस्ट से ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, और सिंपल आज होता भी है, जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका एग्जाम का भी देखिए क्या करते हैं आप लोग, साइन करते हैं, बाय पोस्ट भेजते हैं। अभी तो बंद हो गया है, लेकिन हम लोग के समय में था कि फॉर्म फिलअप जब करते थे ऑनलाइन भी करने के बाद उसको प्रिंट आउट लेके साइन करके इंस्टीट्यूट को भेजना होता था। तो व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट, अब यहां पे हिमांशु जो अनुराग का प्रपोजल था एक्सेप्ट किया है बाय ए लेटर सेंड बाय पोस्ट। तो हिमांशु एक पोस्ट के द्वारा, लेटर खत के द्वारा उस चीज को एक्सेप्टेंस कर रहा है। तो द कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। मतलब हिमांशु के द्वारा जब लेटर पोस्ट कर दिया गया, तो अब प्रपोजल जो अनुराग है अब वापस ले सकता है क्या वो? नहीं। नो सर। यही लाइन बोल रहा है ऊपर वाला, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन टू बी हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर। जैसे ही हिमांशु ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया सर, हाँ जी बोलिए। रिपीट कर दिया, नेटवर्क इशू हो गया था सर। हाँ फिर से रिपीट करेंगे अभी तो नेटवर्क का कंटिन्यू। इशू हो गया था सर। अच्छा कोई बात नहीं है, अभी तो हम फिर से बात करेंगे। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अनुराग ने कम्युनिकेट किया हिमांशु को, और हिमांशु ने अपना जो एक्सेप्टेंस है वह बाय पोस्ट भेजा। यह बात भी करा ट्रांसमिशन। अगर हम फेस टू फेस है उसकी बात यहां पे नहीं हो रही, फेस टू फेस है तो इमीडिएट कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जब हम इस लोकेशन डिफरेंट है और अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से हो रहा है, बाय पोस्ट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में कम्युनिकेशंस को कंप्लीट कब माना जाएगा? मैं एग्जांपल लेता हूं। अनुराग ने प्रपोज किया हिमांशु को। अनुराग का प्रपोजल का मोड कुछ भी हो, या ईमेल हो या टेलीफोन हो, लेकिन यहां पे, और ऑब्वियस सी बात है, अगर पोस्ट के द्वारा आया है, मान लीजिए अनुराग ने हिमांशु को प्रपोजल किया है, प्रपोज दिया है बाय लेटर, तो हिमांशु भी बाय लेटर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब बात यहां पे ये है, ऑफर कब कंप्लीट हो गया और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होएगा। मींस हिमांशु, अनुराग के पास ऑप्शन है जो उस चीज को वह वापस ले ले। तो जब तक हिमांशु ने एक्सेप्टेंस नहीं किया है तब तक अनुराग वापस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, तो अब अनुराग के पास कोई ऑप्शंस नहीं है।
उसको रिवोक करने का है क्या? नो सर। हाँ, तो यही लाइन ये बोल रहा था। आगे एक और भी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझते हैं। जो जैसे ही एक्सेप्टेंस का लेटर जो है पोस्ट कर दिया जाता है, तो जो ऑफरर है उसको वह वापस नहीं ले सकता है। सर ऑफरोर को पता थोड़ी है कि एक्सेप्टेंस हो गया, तो वापस क्यों नहीं ले सकता? देखिए, आपने तो ऑफर दे दिया था, आपको मालूम नहीं है, दैट डजंट मैटर। आपने स्टेप लिया, सामने वाले को ऑफर दिया और सामने वाले एक्सेप्ट कर लिया और उसने कम्युनिकेशंस कर दिया, आपके पास रीच नहीं हुआ, दैट्स वो बाद की बात है। बट अब आप रिवोक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा तो होगा तो फिर तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब जो मन आएगा देगा, कैंसिल करेगा, देगा। मान लो कोई एग्रीमेंट का कॉपी भेजेगा और जब तक वो एक्सेप्ट करेगा आप कैंसिल कर दोगे। ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम है, कानून में लिखा हुआ है और इसको एक्सेप्ट करना होगा। आपको इस सिस्टम से चलना होगा। जैसे ही अनुराग ने ऑफर दिया, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं किया गया है हिमांशु के द्वारा, तब तक आप उसको वापस ले सकते हो। बट वंस इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, आप नहीं ले सकते हो। लेकिन ले सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझना है, आप नहीं कर सकते। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अब बात आती है, हिमांशु लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, लेकिन उसका हिमांशु का मन कर रहा है जो इसको हम वापस ले लें। वापस जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको रीच नहीं किया है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब तक रीच नहीं किया है अनुराग को, तब तक इसके पास ऑप्शंस है। किसके पास? हिमांशु के पास, जो उसको वापस ले ले। देखिए, अनुराग के तरफ से जो ऑफर चला, और अनुराग को मालूम है क्योंकि एडी लगा हुआ था, जो हिमांशु को ऑफर पहुंच चुका है, रीच कर चुका है, और उसके बाद हिमांशु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब हिमांशु ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाय पोस्ट भेज दिया है, तो अब अनुराग की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अभी भी हिमांशु के पास ऑप्शंस है जो उसको वापस कर सकता है। उसके लिए जब तक वह लेटर रीच नहीं किया है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द लेटर रीचेस द प्रपोजल। जैसे ही अनुराग के पास ये लेटर पहुंच गया, अब हिमांशु भी इसको रिवोकेशंस नहीं कर सकता है। तो अब एक सवाल होता है, सर क्या जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग कैंसिलेशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, म्यूचुअली कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो आगे हम बात करेंगे। बट यहाँ पे समझते हैं कम्युनिकेशंस का कंप्लीट होना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कंप्लीट होना, यहाँ पे इफेक्टिव ऑफर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस कैसे हुआ, इन चीजों को हम लोगों ने समझा। एक आपका एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल वहां पे जो लेटर वाली थी, सिमिलर सी बात है। यहां पे बता रहे हैं अनुराग प्रपोजल्स और हिमांशु एक्सेप्टेंस। तो अनुराग ने प्रपोजल दिया, सेंड हिज एक्सेप्टेंस, और हिमांशु ने 14th को एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया। तो द कम्युनिकेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट अनुराग इज कंप्लीट ऑन 14th when the letter is posted, but as against, मतलब अगेंस्ट चला गया, किसका? एक्सेप्टर के अगेंस्ट में। अब वो वापस नहीं ले सकता। एज अगेंस्ट हिमांशु एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट when the letter reaches A। जिस डेट को लेटर रीच किया अनुराग के पास, उसके पास, हिमांशु के पास कोई ऑप्शंस नहीं है उसको वापस लेने। अब क्लियर हुआ जो मैं बता रहा था? जिन बच्चों को डाउट था, कंसेप्ट ही क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? यस यस सर, हो गया। ओके। यस सर। एक और सवाल उठता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर। यह एक्सेप्टेंस
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है सो रीच होना चाहिए. सो इट इज क्रूशियल इन दिस केस दैट लेटर रीचेज द प्रपोजर. अगर लेटर का डिलीवरी नहीं होता है तो इस केस में एक्सेप्टेंस कुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर बट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर. ये थोड़ा एक सिचुएशंस है, डिफरेंट सिचुएशंस है. मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, लेटर हम लोग और होता था बाय पोस्ट भेजते थे और वह सामने वाले को नहीं मिलता था, तो उसके बारे में बात कर रहा है. तो वहां पे एक्वर्ड सिचुएशंस एराइज होते हैं. ये एक कमेंट था. अब आते हैं हम लोग अभी बाय पोस्ट के बारे में बात करें. ट्रांसमिशंस वर्ड जहां भी रहेगा ना तो आप सोचेंगे जो, क्योंकि ट्रांसमिशंस जो किसी चीज को हम भेजते हैं ना किसी मोड से, तो उसको कहा जाता है, जब गुड्स भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट, कोई खत वत भेजते हैं तो ट्रांसमिशन कहा जाता है. जब तक वो कम्युनिकेशंस में रहता है, ऑन जर्नी रहता है, तो ट्रांसमिशन वर्ड यूज होता है. अब आता है एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स. तो इन चीजों में इंस्टेंट होता है. इंस्टेंट टेलेक्स हो गया या टेलीफोन हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, आप भेजते हो और सामने वाले को मिलता है. एक्सेप्टेंस क्या है? टेलीफोन के द्वारा, फैक्स के द्वारा. अब जैसे ही मेल करेंगे सामने वाले को मिल जाता है. तो इस केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड. आप टेलीफोन पे बात करिए और आपने एक्सेप्टेंस कर लिया, तो उस केस में इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. लेकिन हाँ, कभी कभी कॉल ड्रॉप्स होता है. सपोज अभी हम क्लास ले रहे थे, कॉल ड्रॉप्स के केसेस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम जो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे आप सुन नहीं पाए, या ऑफर जो ऑफरर दे रहा था वह एक्सेप्टर ऑफर के पास प्रॉपरली नहीं आया. तो कॉल ड्रॉप्स या डिस्टर्बेंसेस के केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. लेकिन नॉर्मली एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन टेलीफैक्स इमीडिएट होता है, इंस्टेंट होता है. तो यहाँ पे कंप्लीट का जो अभी जो पढ़ा ना बाय ट्रांसमिशन मोड वाला, इन द केस ऑफ जब बाय पोस्ट भेजा, किसको मिला, कब मिला, ये सिनेरियो इस केस में नहीं आता है. अब आते हैं कम्युनिकेशंस ऑफ स्पेशल कंडीशंस. एग्जाम में पूछता है आप लोग का, थोड़ा सा समझिएगा. अब हम लोग गोताखोरी में थोड़ा सा जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी चीजों को पढ़ा सारे का यहाँ पे समावेश अब चालू हो गया. कम्युनिकेशंस ऑफ स्पेशल कंडीशंस. अब स्पेशल कंडीशंस क्या होता है इसको समझते हैं. लॉन्ड्री सर्विस लेते हैं आप लोग? नो सर. लॉन्ड्री, ओके. नो सर. लॉन्ड्री सर्विस नहीं लेते हैं घर में? कभी नहीं लेते? कोई नहीं लेते हैं सर? कभी कभी. कभी कभी. चलिए, रेलवे में, रेलवे का टिकट तो कटाया होगा. यस सर. रेलवे का Yes, काउंटर का टिकट कटाया है? रेलवे का काउंटर का टिकट? यस 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 सर. यस सर. तो जब भी रेलवे का काउंटर टिकट को पलट के देखेंगे, या बस का टिकट, लॉन्ड्री का जो बिल होता है, तो जब जैसे ही पलट कर देखेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ होता है, स्पेशल कंडीशंस लिखा हुआ होता है. जो सर्टेन कंडीशंस में क्या होगा, सर्टेन कंडीशंस में क्या होगा, सर्टेन कंडीशंस में क्या होगा. तो जैसे ही आप एक लॉन्ड्री शॉप में जाते हैं और कपड़ा वॉश करने के लिए देते हैं, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं. या आप रेलवे में जाते हैं और उसके टिकट के पीछे जो भी चीजें लिखी हुई है, या वहां पे नोटिस बोर्ड में जो लिखा हुआ है, उसको हम स्पेशल कंडीशन जो भी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. जैसे उसका सर्विस अवेल करते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम उसके सर्विस, उसमें जो भी बातें लिखी जाती है उससे हम बाउंड होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, और यह चीजें जो होती है बहुत ही टैक्टफुली लिखी जाती है, बहुत ही टैसिटली, मतलब टैक्टफुली, मतलब ऐसा लिखा हो रहा है जो कस्टमर्स बहुत बार ऐसा केस होता है. सपोज आप वॉच रिपेयरिंग करने के लिए देते हैं, या टीवी रिपेयरिंग करने के लिए देते हैं, एसी रिपेयरिंग करने के लिए किसी शॉप में देते हैं, तो उस बिल के पीछे में आपको देखिएगा पलट के कभी ऐसा, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं. अब these special conditions are conveyed
tacitly मतलब tactfully, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree again tactfully. जो ऑफरी होता है without him even realizing it. अब यहाँ पे देखिए, आप वॉच में अगर देखिए, आप समझिएगा यहाँ पे ऑफरर कौन है एंड ऑफरी कौन है. आपका वॉच खराब हो गया है, आपकी रिपेयरिंग करने के लिए आप जाते हो किसी शॉप पे, तो वहां पे आप कौन हो? हु आर यू? यू आर एक्सेप्टर और ऑफरर? Offerer. यू आर ऑफरर, यू आर प्रपोजर. आप दुकानदार को बोलते हो भैया मेरा ये घड़ी काम नहीं कर रहा है, इसको आप ठीक करके दे. तो दुकानदार बोलता है, आपका घड़ी लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो एक्सेप्टर हो गया ना. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप लॉन्ड्री सर्विस लेते हैं और अपना कपड़ा लेके जाते हैं लॉन्ड्री शॉप पे देते हैं, तो आप क्या है यहाँ पे? Offerer. और दुकानदार क्या है? एक्सेप्टर। Acceptor. एक्सेप्टर, ऑफरी. गुड. अब एक एग्जांपल 56 को देखते हैं. एक पैसेंजर है, वो ट्रेवल करता है, अंडरटेक्स अ ट्रेवल. The condition of travel. यस, एग्जांपल 56 आपकी बुक में ही है, उसी को मैं कवर कर रहा हूं. स्टार्ट करूं? Yes, sir. ओके. यस सर। एक पैसेंजर है, उसने टिकट ली है और जो कंडीशंस ऑफ ट्रेवल है प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द टिकट्स. और एज ए कस्टमर हम लोग नोटिस नहीं करते हैं. समटाइम्स दीज स्पेशल कंडीशंस आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पैसेंजर्स एंड समटाइम्स नॉट. इन एनी इवेंट, और अक्सर आगे की जो पढ़ाई होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, या बहुत अगर कस्टमर को नुकसान हो जाता है, कपड़ा खो जाता है, कपड़ा में आग लग जाता है, या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तो एज ए कंज्यूमर आपका क्या राइट है? इन सारी बातें लिखी हुई रहती है और हम नहीं भी पढ़ते हैं, फिर भी हम टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड होते हैं, बाइंडिंग हो जाता है. तो समटाइम्स दीज स्पेशल कंडीशंस आर ब्रॉट टू द नोटिस. कभी कभी बताया जाएगा, भाई पलट के आप देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस है. अगर आपको नहीं भी कहा जाता है, in any event the passenger is treated as having accepted the special conditions the moment he bought his ticket. तो इसीलिए ऑलवेज आप कभी भी किसी का सर्विस अवेल करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करना है. आगे बढ़ते हैं. when someone travels from one place to another by air, हवाई जहाज से, और हवाई जहाज के टिकट पे स्पेशल कंडीशंस आर प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द एयर टिकट इन स्मॉल लेटर्स. ये जनरली नॉन कंप्यूटराइज्ड टिकट है. जब हम काउंटर पे जाके लेते हैं, अगर हम घर बैठे बैठे टिकट कटाते हैं तो वहां पे तो हमारे पेज पे निकलता है, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस पीछे में नहीं होता है. लेकिन उनकी जो टिकट होती है उसके पीछे में, जब हम काउंटर से लेते हैं तो उनके पेपर जब होते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे मेंशन होता है. समटाइम्स ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है नोटिस बोर्ड पे भी डिस्प्लेड होता है ऑफ द एयरलाइन ऑफिस, बैक ऑफ द टिकट. ठीक है, आप किसी लॉन्ड्री सर्विस में जा रहे हैं, उसके काउंटर पे वो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है. आप नोटिस बोर्ड नहीं पढ़े, डजंट मैटर. यह कानून मानता है. जो देखिए, इसीलिए बोलता है ना, आपको अवेयर रहना है. आप जब भी सर्विस लेते हैं तो आपको अवेयर रह के सर्विस लेना है. तो नोटिस बोर्ड ऑफ द एयरलाइंस पे जो भी बातें लिखी हुई है, आपने मे नॉट हैव केयर टू रीड. ऐसा होता है अक्सर, हम एज ए कंज्यूमर कस्टमर इतना जल्दबाजी में रहते हैं जो रीड करने की जरूरत नहीं समझते हैं. The question here is whether these conditions can be considered to have been communicated to the passengers of the airlines, and can the passengers be treated as having accepted the conditions? The answer is affirmative. Yes, affirmative. Affirmative मतलब पॉजिटिव. हाँ, सकारात्मक. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़े ना, एक affirmative सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है. हाँ जी, गुड. और भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं. एक्सक्लेमेटरी होता है, नहीं होता है, इंट्रोगेटिव होता है. ये सब पढ़ना भी अपने को, बीसीआर में पढ़ना है भाई. तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज इन द अफर्मेटिव. और ऐसा डिसीजन लिया गया था मुकुल दत्ता वर्सेस इंडिया एयरलाइंस.
जहां पे पैसेंजर ने ट्रेवल किया था फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाय एयर एंड टिकट बोर्ड कंडीशंस इन फाइन प्रिंट, बस सच टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी रीजनेबल। अब एक बात आ गई, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए। अब सर रीजनेबल तो हर जगह बात आ रही है, रीजनेबल क्या होगा ये डिपेंड्स करता है each and every facts and circumstances of the cases। जब भी बात आए रीजनेबलनेस की तो आप एज ए नटसेल नहीं कर सकते हैं, उस केस के माध्यम से देखना पड़ेगा या रीजनेबल है कि नहीं है। और अभी हम लोग का वक्त आ गया है, जो हमने रीजनेबिलिटी की कल भी बातें हुई थी उसमें बोला था, किसी बच्चे ने 6 महीने का बात किया था, हमने बोला था नहीं 6 महीना तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, वो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए 2 मंथ्स 3 मंथ्स मैक्सिमम 90 डेज जो है सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। तो रीजनेबल, अब आगे बढ़ते हैं, रीजनेबल क्या हो सकता है, एक अभी लॉन्ड्री वाले केस को लेके पढ़ेंगे तो रीजनेबलनेस को समझेंगे। और ऐसा होता है, और अगर लॉन्ड्री का सर्विस लेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है। वो लॉन्ड्री वाला करता क्या, या तो आपका कपड़ा किसी और कस्टमर को डिलीवर कर देगा, या तो बोलेगा आपका कपड़े को रंग फेड कर देगा, या कपड़े को फाड़ देगा, या ऐसा हो सकता है उसके गोडाउन में आग लग जाए और आपका कपड़ा बहुत कीमती हो सकता है। और तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल 57 में बोला है, जब लॉन्ड्री वाला गिव्स हिज कस्टमर ए रिसीट फॉर क्लॉथ्स रिसीव्ड फॉर वॉशिंग, तो receipt carries special conditions are to be treated as having been duly communicated to the customer। और ऐसा माना जाता है जो कस्टमर ने उसे रीड कर लिया है। And there in a tacit acceptance of these conditions is implied by the customer acceptance of the receipt। अब इसका फैक्ट्स इतना ही बात यहां पे रहा, जो स्पेशल कंडीशन से आप बाइंड होते हैं, या लिली व्हाइट वर्सेस मन्नू स्वामी में कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बंदा था, यहां पे सुप्रिया वर्ड यूज करते हैं, सुप्रिया ने डिलीवर्ड सम क्लॉथ्स टू ड्राई क्लीनर। सुप्रिया डिलीवर्ड सम क्लॉथ्स टू ड्राई क्लीनर फॉर व्हिच शी रिसीव्ड ए लॉन्ड्री रिसीट containing a conditions that in case of loss customer would be entitled to claim 15% of the market price। इसमें सुप्रिया ने लॉन्ड्री वाले को कपड़ा धोने के लिए दिया, और कपड़े के वो जो रिसीट था उसके पीछे में लिखा हुआ था, अगर किसी भी ढंग का नुकसान हो जाता है इन केस ऑफ लॉस, तो ओनली 15% ऑफ द मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल विल बी गिवन टू द कस्टमर। और होता क्या है, सुप्रिया लॉस्ट हर न्यू साड़ी। सुप्रिया का वो जो साड़ी था ना, बहुत ही कीमती साड़ी था, और सी लॉस्ट हर साड़ी। आप सोच सकते हैं वो 50,000 का था, उसको शादी में गिफ्ट मिला था। हो सकता है, मानने के लिए मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। अब सुप्रिया इस मैटर को तो कोर्ट में लेके गया, केस कर दी। तो कोर्ट ने कहा भाई अरे तुम क्या कर रहे हो, 15%, यह जो टर्म्स आपने लिखे हो 15% ऑफ द मार्केट प्राइस, ये अनरीजनेबल है। अगर 50% होता तो हम कोर्ट बोलता ओके हम मान सकते हैं, 75% ऑफ द आर्टिकल प्राइस होता तो मान सकते हैं। आप बोल रहे यार 50,000 का माल 1 लाख कर देते हैं इसको यार समझने के लिए, और बोलते हैं जो मात्र 15,000 रुपये वापस देंगे। यह उचित नहीं है, अनुचित है। कोर्ट कहती है अनुचित है, अनरीजनेबल है। एंड कोर्ट ने फैसला सुनाया, सुप्रिया वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल वैल्यू ऑफ द साड़ी। और वो भी शादी वाला साड़ी है भाई, गिफ्ट आइटम है, उसका हस्बैंड ने दिया था उसको। तो ड्राई क्लीनर को फुल प्राइस देना पड़ेगा। तो यहां पे समझे ना रीजनेबलनेस क्या हो सकता है। और अब यहां पे फुल प्राइस तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा रीजनेबल क्या होते हैं।
अभी मैं आपको क्वेश्चन शेयर करता हूं। स्क्रीन पे आ रहा है, आपको दिख रहा है ना? यस जी सर। सर। यस सर। देखिए, टर्म एक्सेप्टेंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो एक्सेप्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है और एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। 7 मार्क्स। आई बात कुछ समझ में? इसको फिर आगे बढ़ाते हैं हम। सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन है, अरे देख लीजिए। अरे बाबा, फाउंडेशंस न्यू सिलेबस पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग जनवरी 2021। आपको क्या लगा? हमको लगा प्रैक्टिस पेपर। नहीं, ये प्रैक्टिस पेपर नहीं है। एक अभी हिमांशु और इसका वाला जो एग्जांपल ले रहे थे ना कंटिन्यू, ये भी आपका वही है। इस पे अभी हम क्लियर, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात है, यहाँ पे भी पूछ रहा है एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशंस एस रिफ्यूज कर दिया था, बट इसको स्पेसिफिक आंसर देने का तरीका नहीं बताया है। बट यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है सो आपका ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही है, फर्स्ट चैप्टर से ही है। तो पूछ रहा है वेदर दी अबव एग्रीमेंट इज वैलिड। इस पे अभी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो देखिए, एक्सेप्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। अब एक और देखिए, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है वही पूछ रहा है, इधर को दिखाता हूं। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हिमांशु मेक्स ए प्रपोजल टू मिस्टर सुप्रिया बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस। अभी बात कर रहे थे ना, यह 10 तारीख को लेटर मिला, फिर 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ, फिर 16 को हुआ, फिर 17 को हुआ, टेलीग्राम से हुआ। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑन व्हिच डेट द ऑफर मेड बाय ब्यूली कंप्लीट, डिस्कस द वैलिडिटी। तो अभी बच्चे, एक मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे बच्चे को आंसर लिख के भेजना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। यस सर। हाँ, Yes, sir. हाँ, सारे बच्चे को मेरे व्हाट्सएप पे इसका जवाब लिख के भेजना है। प्लस वो अभी जो मैंने बताया था ना, एक और क्वेश्चन आपका, देखिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते होते एक, मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर से आपका जो 7 और 6 कितना हो गया? 13 मार्क्स। और एकदम डायरेक्ट देखिए, यहां से कोई दुविधा वाली बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया, कौन सा सेक्शन डिफाइन किया है? 2A। 2A। और लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस। अभी जस्ट हम लोग फिनिश किया है ना? सेक्शन 8 नहीं यार, अभी तो पूरा लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़े हैं ना बच्चे? यस नहीं पढ़े? यस सर। पढ़े। सेक्शन 8 कौन बोल रहा है? ऋतिक, अभी Yes, 8 sir. पॉइंट जो पढ़ के आए हैं, यही तो पढ़ के आए थे ना, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। यस सर। यस सर। भूल क्यों गया?
अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यही एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे ना? यस सर। ये लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस 8 पॉइंट था। सारे पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट एकदम याद रखना है, बार बार मैं बोलता हूं, और पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना इसके अंदर में। कुछ केस लॉ है, कुछ केस लॉ का नाम याद रहेगा तो उसको डाल देना है। ऐसे एक बार हम केस लॉ पूरा एक साथ समराइज करके डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से देखिए, सिलेबस और रिविजन्स करते रहिएगा तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होता चला जाएगा। अच्छा सर, जो डेफिनेशन है वो एक मतलब पूरा सेम लिखेंगे जैसा मतलब लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूट में? देखिए, लॉ में क्या है, कुछ ऐसी बातें जो होती है, अगर आप उस, मैं तो बोलूंगा फॉर्मूला जो भी है उसको समझना है, मतलब जो भी डेफिनेशन है उसको समझना है, लेकिन उसको याद करना है। क्यों याद करना है? उससे आपका थोड़ा सा रिटन पावर, इंग्लिश भी इंप्रूव होगा, वर्ड भी इंप्रूव होगा, एक्सप्लेनेशंस भी इंप्रूव होगा। और लॉ में क्या होता है, कभी कभी अगर सेम टू सेम वर्ड यूज नहीं करेंगे ना, और अपने मन से तो कुछ और बातें निकल के आ जाएगी। आप 50 वर्ड भी लिख देंगे फिर भी जो उस डेफिनेशन में कह रहा है ना, वह निकल के नहीं आएगा। तो डेफिनेशन पोर्शन को एटलीस्ट आप याद कीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाता है। सिंपल सा देखिए, यहाँ पे एक्सेप्टेंस को 2B में डिफाइन किया गया है। अगर देखिए एक्सेप्टेंस को यहाँ पे आते हैं, इसको याद करने में बहुत इजी है। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं, when the persons to whom the proposal is made। इतना लाइन सिंपल है, when the person to whom the proposal is made, मेन लाइन यही है, signifies his assent thereto। कितना सिंपल है। when एक्सेप्टेंस क्या होता है बोला है, एज पर सेक्शंस, या लिख सकते हैं इसको ऐसे, अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when the persons to whom the proposal is made signifies his assent thereto। बस एक यही लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड proposal is said to be accepted। सिग्निफाइज कर दिया assent तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। when the person to whom the proposal is made is signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। तो उस पोर्शन को याद करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछिए। और आज एक चीज मैं बता दूं,